So welcome to the part 2 video of chemical equation and reaction. So in this video first we will discuss law of conservation of mass. तो आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चाहे वो केमिकल रिएक्शन ही क्यों ना हो, उस केमिकल रिएक्शंस में भी हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बोले इसका मतलब क्या है? हम बोले जो टोटल मास होता है एलिमेंट का, जो कि प्रोडक्ट की तरफ रहता है, और जो टोटल मास होता है एलिमेंट का जो कि रिएक्टेंट की तरफ होता है, वो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। हम बोले कैसे होता है? तो हम बोले आइए हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ए सब्सटेंस है, दूसरा एक कोई कौन सा सब्सटेंस है? बी सब्सटेंस है। तो यदि ए बी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ए बी बनाएगा। तो यहाँ पे जो ए एंड बी का जो कंबाइंड टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, वो इक्वल होगा किसके? यहाँ पे जो एक न्यू सब्सटेंस ए बी बना है उसके टोटल मास के। इसका मतलब है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो मास था वो दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन में ना ही कोई मास क्रिएट हुआ है और ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हमारा जिंक है और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहा है। तो जब जिंक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। आई होप क्लियर है ये। तो जब भी जिंक जो है, जिसको Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जिंक सल्फेट बनाता है, इसको ZnSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन जिसको कि H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगर रिएक्टेंट तरफ देखे तो सबसे पहले एलिमेंट देखेंगे तो एक Zn है। तो Zn अगर रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे तो एक है, और प्रोडक्ट की तरफ भी देखेंगे तो क्या है? एक है नंबर ऑफ एटॉम। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितना है? दो है। और अगर प्रोडक्ट की तरफ भी देखें तो हाइड्रोजन कितना है? दो है। अब अगर हम अगले एलिमेंट को देखें तो यहाँ पे क्या है? एस है, यानी कि सल्फर। तो सल्फर रिएक्टेंट की तरफ कितना है भाई? एक है। फिर हम देखें प्रोडक्ट की तरफ सल्फर कितना है? एक है। फिर हम क्या देखें? ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ कितना है? फोर है। और प्रोडक्ट की तरफ कितना है? फोर है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एटॉम्स है ऑफ ईच एलिमेंट, चाहे जिंक का हो, हाइड्रोजन का हो, सल्फर का हो या ऑक्सीजन का हो, मतलब जो नंबर ऑफ एटॉम्स है ईच एलिमेंट का, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है? इक्वल है। क्या है? द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वो क्या है? इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? बैलेंस कहलाता है। और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको कि हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, वो जो है किसी भी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड क्या होता है? बराबर होता है नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड के, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हमको पता है ना कि अगर नंबर ऑफ एटॉम्स सेम हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि स्केलेटल फॉर्म में है, मतलब अनबैलेंस फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का होता है कि हमको जितना भी फॉर्मूला है, जैसे कि Fe एक फॉर्मूला है, H2O एक फॉर्मूला है, Fe3O4 है और H2 है, ये सारे फॉर्मूला के आगे क्या कर देना है? सारे फॉर्मूला को बॉक्स में बंद कर देना है।
सेकेंड स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ एटॉम्स को हमको क्या करना है, लिस्ट कर लेना है डिफरेंट एलिमेंट्स का। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 एलिमेंट है, एक आयरन है, अगर रिएक्टेंट तरफ देखें तो एक आयरन है, और प्रोडक्ट तरफ देखें तो 3 आयरन है। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट की तरफ देखें तो 2 है, और प्रोडक्ट की तरफ देखें तो 2 है। उसी तरह से एक ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट की तरफ देखें तो 1 है, और यदि प्रोडक्ट की तरफ देखें तो 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन तो भैया हमारा बैलेंस है, बट आयरन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसमें फॉर्मूला को बॉक्सेस में बंद करते हैं, और फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटॉम्स जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड होता है उसको लिखते हैं। स्टेप 3 क्या करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं कंपाउंड को जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम हो। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम्स हो। तो बोले सबसे ज्यादा एटॉम्स कितना है, Fe3O4 में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो रिएक्टेंट तरफ जो है ऑक्सीजन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 4 है। तो अगर बैलेंस करना पड़ेगा तो रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 8 आ जाएगा। हम बोले ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट अगर हम H2O के आगे क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, किस जगह पे, अगर हम इस जगह पे अगर हम 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, इधर हमको 8 करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन भी हम देखे 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर भी 4 हो गया। बट अगेन एक प्रॉब्लम है, आयरन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो इसके आगे क्या कर देंगे, हम 3 लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना था बाबू, तो सबसे पहला चीज था कि जो ये इक्वेशन है उसको, जो फॉर्मूला है उसको बॉक्सेस के अंदर भरना था। फिर क्या करना था, नंबर ऑफ एटॉम जो डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड था उसको लिख देना था। फिर हमको सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम्स होता है उसको बैलेंस करना था। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें हम, बोले ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ जो है वो 1 है, प्रोडक्ट की तरफ 4 है। तो रिएक्टेंट में क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब है ना, हम जो है फॉर्मूला को तो अल्टर नहीं कर सकते, हमको एटॉम्स को ही क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हम बोले इधर 8 है और इधर कितना है, 2 है, बोले इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में 4 से इंटू। तो 4 से इंटू कर दिए हम। तो देखिए अब जो है ना, अब हम यहाँ पे देखें कि बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, लेकिन आयरन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। हम बोले रिएक्टेंट में आयरन 1 है, प्रोडक्ट में आयरन कितना है, 3 है। हम बोले कैसे बैलेंस होगा, हम बोले रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट में जो है सिर्फ ये सही है या नहीं चेक कर लेते हैं। बोले कैसे चेक करेंगे, हम बोले देखो Fe रिएक्टेंट पे 3 है, प्रोडक्ट पे भी 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे 8 है, प्रोडक्ट पे भी 8 है, ऑक्सीजन 4 है रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे भी 4 है। तो चेक कर लिए बिल्कुल सही है। एंड इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग कहते हैं। और जब एक बार बैलेंस कर देते हैं ना तो उसके फिजिकल स्टेट को भी लिख देते हैं। जैसे कि आयरन सॉलिड स्टेट का है और हमारा वाटर क्या है, गैसियस स्टेट का है, और हमारा जो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है वो किसका है, सॉलिड स्टेट का है, और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट का है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मेथड हो गया किसको, बैलेंस करने का। उसके बाद लास्ट में क्या देखते हैं कि अगर कोई कैटलिस्ट है तो उस कैटलिस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है कैटलिस्ट, यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल है कैटलिस्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया CO क्या होता है, बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। हम बोलेंगे कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम बोले जब कार्बन हाइड्रोक्साइड को अगर हम
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो हमको क्या देगा, वो हमको मिथाइल अल्कोहल बना के देगा। क्या बना के देगा भैया, हमको मिथाइल अल्कोहल बना के देगा। बोले कब, बोले जब हम कार्बन मोनोक्साइड को क्या करेंगे, जब हम कार्बन मोनोक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करेंगे 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो वो हमको CH3OH यानी कि मिथाइल हाइड्रोक्साइड कह लें, या हम इसको क्या कह ले, या हम इसको मिथाइल अल्कोहल कह ले, ठीक है, या हम इसको क्या कह ले, मिथानॉल कह ले, ये हमको ये बना के देगा। उसी तरह से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर हम वाटर के साथ जो है रिएक्ट कराएंगे सनलाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो हमको क्या देगा, ग्लूकोज, और हमको जो है ऑक्सीजन और वाटर को बना के देगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगला टॉपिक, टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर।